आशा करता हूँ कि अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, अपने घर पे पढ़ाई भी कर रहे होगे, क्योंकि आने वाले महीनों में बहुत सारे एग्जामिनेशन होने वाले हैं। हमारी ऑफलाइन क्लासेस ज़रूर बंद हो गए हैं बिहार सरकार की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, लेकिन हम लोग का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब चैनल है के ट्यूटोरियल, उसके माध्यम से अपने पढ़ाई को हम लोग जारी रखेंगे, बंद नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास अब उतने समय नहीं है कि पढ़ाई को स्थगित करके फिर से स्टार्ट करें और अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें। ऐसे होने वाला नहीं है। तो सबसे पहले मेरा चैनल के ट्यूटोरियल, अगर आप नए विद्यार्थी हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि जो लोग इससे लाभान्वित हो सके वो हो, क्योंकि हमें एक दूसरे की सहायता करना चाहिए और ये ज़रूरी है कि हम अपने बातों को एक दूसरे तक पहुँचाएँ भी, जिससे उनको बेनिफिट हो। आने वाले एग्जामिनेशन आपके CHSL हो गए, ग्रुप डी हो गया, अभी NTPC का प्रीलिम्स भी चल रहा है। उसमें एनालिटिकल रीजनिंग से 5 चैप्टर, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, असर्शन एंड रीजन, ऐसे 5 चैप्टर हैं जिससे बहुत सारे प्रश्न आने वाले हैं, आते हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों का डिमांड था कि सर सबसे पहले आप एनालिटिकल रीजनिंग को पढ़ाइए, जिससे कि मेरा आने वाला एग्जामिनेशन जो CHSL है, ग्रुप डी है या NTPC के जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं, उनमें जो प्रश्न आते हैं वो हमसे बन जाए या उनमें हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं सबसे पहले आज अपना चैप्टर स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट, जिससे आप हिंदी में कथन और तर्क कहते हैं, स्टेटमेंट आर्गूमेंट जिससे आप हिंदी में क्या कहते हैं, कथन और तर्क कहते हैं। देखो स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट होता क्या है सर, इसमें स्टेटमेंट दिए होते हैं। तो स्टेटमेंट सर कितने तरह के हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं, तो जितने सारे स्टेटमेंट होंगे, या तो भी सोशल होंगे, या तो भी पॉलिटिकल होंगे, या तो भी एजुकेशनल होंगे। दैट मीन्स आपके सामाजिक जीवन से होगा, शैक्षणिक जीवन से होगा और राजनीतिक जीवन से होगा। जितने सारे स्टेटमेंट होंगे, स्टेटमेंट होता क्या है, आपकी बात होगी जो डिपेंड करता है कि वह या तो सोशल होगा, या तो पॉलिटिकल होगा, या तो एजुकेशनल होगा। दैट मीन्स वो सामाजिक भी हो सकता है, राजनीतिक भी हो सकता है और शैक्षणिक भी हो सकता है। बात हो गई स्टेटमेंट की, बात करेंगे आर्गुमेंट की। सर आर्गुमेंट होता क्या है, तो सर अपनी तर्क है। आर्गुमेंट मतलब तर्क, और ये तर्क होते कितने तरह के हैं सर, 2 तरह के। फर्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट, सेकेंड वन इज वीक आर्गुमेंट। स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट को आप हिंदी में ठोस और सबल तर्क कहते हो, वीक आर्गुमेंट को आप हिंदी में दुर्बल और कमजोर तर्क कहते हो। पूरे चैप्टर में स्टेटमेंट दिए जाएंगे और उनके 2 तर्क होते हैं। आपको बताना है कि अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट कौन सा तर्क स्ट्रॉन्ग है, कौन सा तर्क वीक है। आपके एग्जामिनेशन में स्ट्रॉन्ग वाले आर्गुमेंट्स भी पूछे जाते हैं, वीक वाले आर्गुमेंट्स भी पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है सर कि आपके स्ट्रॉन्ग वाले आर्गुमेंट ही पूछे जाएंगे, नहीं, आपके एग्जाम में स्ट्रॉन्ग वाले आर्गुमेंट भी पूछे जाते हैं, वीक वाले आर्गुमेंट भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जानिए कि आर्गुमेंट होता क्या है, स्टेटमेंट होता क्या है। तो जैसे मैंने बताया कि सर स्टेटमेंट होते क्या है, तो सर कोई मुद्दा होगा, कोई इशूज़ होंगे, या तो एजुकेशनल हो गए, या तो सोशल हो गए, या तो पॉलिटिकल हो गए, और उसमें आपकी राय क्या होगी, आप तर्क क्या दे रहे हो, आपके तर्क कब स्ट्रांग होते हैं, आपके तर्क कब वीक होते हैं, इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं इस चैप्टर की इंट्रो की बात करूं तो सर इसमें जानो आप किस तरह के प्रश्न में एक कथन दिए होते हैं तथा उनके 2 तर्क, पहला स्वीकारात्मक और दूसरा नकारात्मक तर्क दिया जाता है। फिर से एक बार सुनो, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट के चैप्टर में एक कथन दिया जाएगा और उसके 2 तर्क, पहला आपका स्वीकारात्मक, दूसरा आपका नकारात्मक तर्क दिए जाते हैं। अब आप पूछोगे सर कि स्वीकारात्मक तर्क क्या होता है, तो सर स्वीकारात्मक तर्क वे तर्क होते हैं जिनकी स्टार्टिंग हाँ से होती है। स्वीकारात्मक तर्क वे तर्क होते हैं जिनकी स्टार्टिंग हाँ से होती है। नकारात्मक तर्क वे तर्क होते हैं जिनकी स्टार्टिंग ना से होती है या नहीं से होती है। पूरे चैप्टर में आपको कथन दिया जाएगा, तर्क दिया जाएगा। तर्क 2 तरह के होते हैं, फर्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट, सेकेंड वन इज वीक आर्गुमेंट।
लेकिन तर्क देने का प्रोसेस क्या होगा, प्रोसीजर क्या होगा, तो सर फर्स्ट वन इज स्वीकारात्मक जिसकी स्टार्टिंग हाँ से होगी, सेकेंड वन इज नकारात्मक जिसकी स्टार्टिंग ना या नहीं से होगी। ऐसा नहीं है कि स्वीकारात्मक तर्क ही आपके स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट होते हैं, नकारात्मक तर्क आपके वीक आर्गुमेंट होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप ऐसी मानसिकता मत बनाइएगा। सर ये तर्क को देने का तरीका है कि मैं जो बात कह रहा हूँ, हो सकता है कि कुछ व्यक्ति को एक्सेप्ट हो, कुछ व्यक्ति को एक्सेप्ट नहीं हो, तो जिन्हें एक्सेप्ट होगा वो हाँ बोलेंगे, जिन्हें एक्सेप्ट नहीं होगा वो ना बोलेंगे। तो ऐसा क्या जरूरी है कि जिन्हें एक्सेप्ट नहीं हो गलत हो, या ऐसा क्या जरूरी है कि जिन्हें एक्सेप्ट है वो सही हो? तो हमारे अपने विचार हैं, हमारे अपने तर्क हैं, जो सामने वाले को एक्सेप्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अगर हो गया तो स्टार्टिंग हाँ से होगी, और नहीं हुआ तो स्टार्टिंग ना से होगी। तो इस तरह के प्रश्नों में सबसे पहले आपको एक कथन दिया जाएगा और उनके दो तर्क, पहला स्वीकारात्मक और दूसरा नकारात्मक तर्क दिए जाते हैं। स्वीकारात्मक तर्क वे तर्क होते हैं जिनकी स्टार्टिंग हाँ से होती है, नकारात्मक तर्क वे तर्क होते हैं जिनकी स्टार्टिंग ना या नहीं से होती है। ऑल थिंग इज क्लियर। चलो अब हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट की। देखो, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स कहने का मतलब कि स्ट्रॉन्ग का मतलब ठोस होता है, प्रबल होता है, सॉरी ठोस होता है, सबल होता है, और वीक कहने का मतलब कि प्रबल, दुर्बल, कमजोर। आर्गुमेंट दो तरह के होते हैं, फर्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट, सेकेंड वन इज वीक आर्गुमेंट। स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट के बारे में आपको क्या जानना है मैं बता रहा हूँ, सुनो। स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट कहने का मतलब आपको कि किसी कथन के पक्ष या विपक्ष में, किसी कथन के पक्ष या विपक्ष में दिया हुआ ऐसा तर्क जो पूर्ण रूप से कथन पर आधारित हो। किसी कथन के पक्ष या विपक्ष में दिया हुआ ऐसा तर्क जो पूर्ण रूप से कथन पर आधारित हो, साथ ही साथ सत्यता और वास्तविकता से परिपूर्ण हो, उसे आप स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट कहते हैं। फिर से एक बार सुनो। किसी कथन के पक्ष या विपक्ष में दिया हुआ ऐसा तर्क जो पूर्ण रूप से कथन पर आधारित हो, साथ ही साथ सत्यता और प्रत्यक्षता या सत्यता या वास्तविकता से परिपूर्ण हो, उसे आप स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट कहते हैं। याद हो गया? मैं यहां पे लिख देता हूं, देखो। किसी कथन के पक्ष या विपक्ष में दिया हुआ ऐसा तर्क जो पूर्ण रूप से कथन पर आधारित हो, साथ ही साथ सत्यता और वास्तविकता से पूर्ण हो, उसे आप स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट कहते हैं। वो कथन का पक्ष भी हो सकता है, वो कथन का विपक्ष भी हो सकता है। आपके मन में ये मोनोपोली नहीं बननी चाहिए कि जो फेवर में होगा वही स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट होगा, ऐसा नहीं है, या जो अगेंस्ट होगा वो वीक आर्गुमेंट होगा, ऐसा नहीं है। सर वो स्टेटमेंट के फेवर में भी हो सकता है, वह स्टेटमेंट के अगेंस्ट भी हो सकता है, लेकिन वह टोटली डिपेंड होने चाहिए अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट पर। अगर आपका तर्क पूर्ण रूप से कथन पर आधारित है, साथ ही साथ सत्यता और प्रत्यक्षता से परिपूर्ण है, तो आपका जो आर्गुमेंट होगा वो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट में काउंट होगा। चलो आप इसे नोट कर लो जल्दी, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे वीक आर्गुमेंट की। सर वीक आर्गुमेंट क्या होता है? तो वीक इसका ठीक अपोजिट है, वीक इसका ठीक अपोजिट है। वीक कहने का मतलब सर, वीक मतलब प्रबल होता है, दुर्बल होता है, कमजोर होता है। वीक आर्गुमेंट कहने का मतलब
कि किसी कथन के पक्ष या विपक्ष में दिया हुआ ऐसा तर्क जो पूर्ण रूप से कथन पर आधारित नहीं हो, साथ ही साथ सत्यता और प्रत्यक्षता से परे हो, उसे आप वीक आर्गुमेंट कहते हैं। रिपीट करते हैं, फिर से सुनो। किसी कथन के पक्ष या विपक्ष में दिया हुआ ऐसा तर्क जो पूर्ण रूप से कथन पे आधारित नहीं हो, डेट मीन्स काल्पनिक हो, इमेजिनरी हो, साथ ही साथ सत्यता और प्रत्यक्षता से परे हो, तो उसे आप वीक आर्गुमेंट कहते हैं। मैं यहां पे लिख देता हूं, किसी कथन के पक्ष या विपक्ष में दिया हुआ ऐसा तर्क जो पूर्ण रूप से कथन पे आधारित नहीं हो अथवा काल्पनिक हो, साथ ही साथ सत्यता और वास्तविकता से परे हो, उसे आप वीक आर्गुमेंट कहते हैं। डेफिनेशन नोट करो। और बहुत ही सिंपल है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। जो आपके स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट होते हैं वो कथन पे आधारित होते हैं, जो आपके वीक आर्गुमेंट होते हैं वो कथन पे आधारित नहीं होते। जो आपके स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट होते हैं वो सत्यता और प्रत्यक्षता या वास्तविकता से परिपूर्ण होते हैं, जो वीक आर्गुमेंट होते हैं वो सत्यता और प्रत्यक्षता से परे होते हैं, उनका कोई रिलेशनशिप नहीं होता। तो जो परिपूर्ण है वो आपका स्ट्रॉन्ग होगा और जो परे है वो आपका क्या होगा, वीक होगा। ओवरऑल आप इतना जानो कि स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट जितने भी होंगे वे टोटली स्टेटमेंट पर आधारित होते हैं, साथ ही साथ सत्यता और प्रत्यक्षता से परिपूर्ण होते हैं, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट कहलाते हैं। वीक आर्गुमेंट जितने सारे होते हैं वे टोटली काल्पनिक होते हैं, इमेजिनरी होते हैं अथवा स्टेटमेंट पे आधारित नहीं होते हैं। साथ ही साथ चूंकि वो काल्पनिक है तो सत्यता और प्रत्यक्षता से क्या होगा, परे होगा। डेट्स वाई उसका नाम क्या है, वीक आर्गुमेंट है। ऑल थिंग इज क्लियर। चलो अब हम बात करेंगे सर कि कौन सा ऐसा टर्म है जो आपके जो आपके आर्गुमेंट को वीक बनाता है, कौन सा ऐसा टर्म है, कंडीशंस हैं जो आपके आर्गुमेंट को क्या बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इसे मिटाते हैं। चलिए यहां पे ध्यान दिया जाए। अब हम लोग बात करेंगे रूल्स ऑफ वीक आर्गुमेंट। हमें जानना है कि ऐसे कौन से टर्म्स हैं, ऐसे कौन से कंडीशंस हैं जो हमारे आर्गुमेंट को वीक बनाते हैं। ऐसे कितने सारे कंडीशंस हैं, टर्म्स हैं जो हमारे आर्गुमेंट को क्या बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो सबसे पहले सर हमें वीक आर्गुमेंट को देखना है कि हमारे कौन से ऐसे टर्म हैं जो यदि हमारे आर्गुमेंट्स में आते हैं तो मेरा जो आर्गुमेंट्स है वो क्या बन जाता है, वीक बन जाता है। तो सबसे पहला इरेलीवेंट, दैट मीन्स having no connection with the subject at issues या वीक आर्गुमेंट में सबसे पहला पॉइंट है बाबू इरेलीवेंट, दैट मीन्स हैविंग नो कनेक्शन विथ, हैविंग नो अटैचमेंट विथ, हैविंग नो रिलेशन विथ द सब्जेक्ट एट द इशूज। कहने का मतलब कि ऐसा तर्क जो कथन पे आधारित नहीं होते हैं,
मुद्दे पे आधारित नहीं होते हैं उन्हें आप वीक आर्गुमेंट में काउंट करते हैं। रेलिवेंट मतलब जो संबंधित है, इरेलीवेंट मतलब जो संबंधित नहीं है। किससे संबंधित नहीं है? दैट मीन्स इशूज से, जिस मुद्दे पे बात हो रही है, यदि आपका जो तर्क है उस मुद्दे से बाहर का है, उस पे आधारित नहीं है, दैट मीन्स आपका जो आर्गुमेंट होगा वो वीक आर्गुमेंट में काउंट किया जाएगा। इसको आप एक्सप्लेन कैसे करोगे? तो आपके द्वारा दिया हुआ ऐसा तर्क जो पूर्ण रूप से कथन पे आधारित नहीं है, दैट मीन्स काल्पनिक है, जो मुद्दे से संबंधित नहीं है, तो वह जो आर्गुमेंट होगा वो वीक आर्गुमेंट में काउंट होगा। इसका मैं एक्सप्लेनेशन नीचे करता हूं, देखो। आपके द्वारा दिया गया ऐसा तर्क जो पूर्ण रूप से कथन पर आधारित नहीं है अथवा काल्पनिक है, तो वह जो आर्गुमेंट होगा वो क्या होगा? वीक आर्गुमेंट होगा। अभी मैंने वीक आर्गुमेंट का डिफिनेशन आपको एक्सप्लेन किया था कि सर वैसे आर्गुमेंट जो टोटली इमेजनरी होते हैं, काल्पनिक होते हैं, और जो बातें काल्पनिक होंगे वे क्या होते हैं? इरेलीवेंट होते हैं। दैट मीन्स हैविंग नो कनेक्शन विथ, हैविंग नो अटैचमेंट विथ द सब्जेक्ट एट इशूज। यानी जिस मैटर पे हमें बात करना है उस मैटर से आप परे हो रहे हैं, उस पे आधारित नहीं है, आप उससे बाहर है। दैट मीन्स जो आपका आर्गुमेंट होगा वो किस में काउंट होगा? वीक आर्गुमेंट में काउंट होगा। नोट कर लो इसे, जल्दी नोट करो। बात करेंगे सेकेंड वाले पॉइंट की। तो सर मेरा सेकेंड पॉइंट होगा वीक आर्गुमेंट का हाफ एक्सप्लेन्ड। दैट मीन्स आपके द्वारा दिया हुआ ऐसा तर्क जो पूर्ण रूप से व्याख्या नहीं किया गया है, आपके द्वारा दिया हुआ ऐसा तर्क जिसकी पूर्ण रूप से व्याख्या नहीं की गई है, तो वे तर्क भी किस में काउंट होते हैं? वीक आर्गुमेंट में काउंट होते हैं। फिर से सुनो, आपके द्वारा दिया हुआ ऐसा तर्क जिसकी पूर्ण रूप से व्याख्या नहीं की गई है, तो वह आर्गुमेंट भी किस में काउंट होगा? वीक आर्गुमेंट में काउंट होगा। मैं यहां पे लिखता हूं, आप भी नोट करोगे। आपके द्वारा दिया हुआ ऐसा तर्क जो नहीं लिखो, जिसकी पूर्ण रूप से व्याख्या नहीं किया गया है, उसे आप वीक आर्गुमेंट्स में काउंट करते हैं। उसे आप वीक आर्गुमेंट्स में काउंट करते हैं। चलो नोट कर लो। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, नेक्स्ट पॉइंट होगा बाबू कंपेयरिंग ऑफ टू कंट्रीज। कंपेयर यानी तुलनात्मक बातें दो देशों के बीच की। यदि आपके आर्गुमेंट में, यदि आपके तर्क में दो देशों की तुलनात्मक बातें की गई है, दैट मीन्स वह जो आर्गुमेंट होगा वो वीक आर्गुमेंट में काउंट होगा। क्लियर है? यदि आपके द्वारा दिए हुए तर्क में दो देशों की तुलनात्मक बातें की गई हैं, तो वे तर्क भी किस में काउंट होते हैं? सर वीक आर्गुमेंट्स में काउंट होते हैं। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, लिख लो। आपके द्वारा दिया गया ऐसा तर्क जिसमें दो देशों की तुलनात्मक बातें की गई हो,
तो वे तर्क भी वीक आर्गुमेंट्स में काउंट होते हैं। मैंने आपको अभी तक 3 पॉइंट्स नोट कराए। पहला, इरेलीवेंट, दैट मीन्स उसका जो रिलेशन है वो स्टेटमेंट से नहीं होगा, दैट मीन्स वो आपका कौन सा आर्गुमेंट है, वीक आर्गुमेंट है। सेकेंड वन इज हाफ एक्सप्लेन्ड, आपके द्वारा दिया हुआ ऐसा तर्क जिसकी पूर्ण रूप से व्याख्या नहीं की गई है, तो वे तर्क भी किस में काउंट होते हैं सर, वीक आर्गुमेंट्स में काउंट होते हैं। तीसरा, कंपेयरिंग ऑफ टू कंट्रीज, आपके द्वारा दिया हुआ ऐसा तर्क जिसमें दो देशों की तुलनात्मक बातें हुई है, तो वे तर्क भी किस में काउंट होते हैं सर, वीक आर्गुमेंट्स में काउंट होते हैं। चलो इसे नोट कर लो, जल्दी जल्दी नोट करो, मिटाएंगे। नेक्स्ट देखा जा, पॉइंट नंबर 4, एम्बिगुअस, दैट मीन्स अनेकार्थी या द्विअर्थी। इसका मतलब ये हुआ कि आपके द्वारा दिया हुआ ऐसा तर्क जिसका कोई एक अर्थ ना निकले, यानी जिनके अनेकों अर्थ हो, जिनके अनेकों मीनिंग हो, तो वे जो तर्क होते हैं वो किस में काउंट होते हैं, वीक आर्गुमेंट्स में काउंट होते हैं। आपके द्वारा दिया हुआ ऐसा तर्क जिसका कोई एक अर्थ ना हो, डेट मीन्स अनेकों अर्थ हो, द्विअर्थी हो, संदिग्ध हो कि वे क्या है, तो वे तर्क भी किस में काउंट होंगे सर, वीक आर्गुमेंट्स में काउंट होंगे। चलो एक्सप्लेन करते हैं। आपके द्वारा दिया गया ऐसा तर्क जिसके कोई एक अर्थ ना निकले या एक अर्थ ना हो, तो वे सारे तर्क भी किस में काउंट होते हैं सर, वीक आर्गुमेंट्स में काउंट होते हैं। आपके द्वारा दिया हुआ ऐसा तर्क जिसका कोई एक अर्थ ना हो, जिसका कोई एक भाव ना हो, अनेकों अर्थ हो, संदिग्ध हो, द्विअर्थी हो, डेट मीन्स वे तर्क भी किस में काउंट होंगे सर, वीक आर्गुमेंट में काउंट होंगे। ठीक है, नोट कर लो। पॉइंट नंबर 5, क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग करने का मतलब क्या है कि सर आपका जो तर्क है यदि प्रश्न के रूप में व्यक्त होता है, आपके द्वारा दिया हुआ ऐसा तर्क जो किसी प्रश्न के रूप में व्यक्त किया जाए या व्यक्त कर रहे हो, तो वे तर्क भी किस में काउंट होते हैं, वीक आर्गुमेंट्स में काउंट होते हैं। आपके द्वारा दिया हुआ ऐसा तर्क जो किसी प्रश्न के रूप में प्रयोग में आ रहा हो, तो वे तर्क भी किस में काउंट होते हैं सर, बोलो ना, वीक आर्गुमेंट्स में काउंट होते हैं। यहां पे देखो, आपके द्वारा दिया हुआ ऐसा तर्क जो एक प्रश्न के रूप में प्रयोग में आए हो, तो वे तर्क भी वीक आर्गुमेंट्स में काउंट होते हैं, तो वे तर्क भी वीक आर्गुमेंट्स में काउंट होते हैं। अगर आपका जो तर्क है उसके लास्ट में साइन ऑफ इंट्रो, हाँ, यदि आपका जो तर्क है उसके लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह, उसके लास्ट में क्या आता है, प्रश्नवाचक चिन्ह आता है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह आने का मतलब क्या है कि वह एक प्रश्न के रूप में व्यक्त हुआ है, दैट्स वाई आपका जो तर्क होगा वो वीक आर्गुमेंट हो जाएगा। हमें अपने तर्क को एज ए क्वेश्चन एक्सप्रेस नहीं करना है, हमें अपने तर्क को एज ए क्वेश्चन मार्क एक्सप्रेस नहीं करना है। अगर करते हैं तो सर वो आपका वीक आर्गुमेंट्स होगा। नोट करो।
चलिए बात करेंगे पॉइंट नंबर 6 की। मैं आपको बता रहा था सर कि ऐसे बहुत सारे टर्म्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिन्हें आने के बाद मेरा जो आर्गुमेंट्स होगा वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, ऐसे शब्द हैं जिन्हें यदि आप अपने आर्गुमेंट में यूज़ किया है तो आपका जो आर्गुमेंट होगा वो क्या होगा, वीक होगा। और उसमें सबसे पहला वर्ड है क्या, ओनली, ईच, द बेस्ट, एवरी, विल बी, डेफिनेटली, अनटिल, अनलेस, एनी, ऑल, इट ये सारे ऐसे वर्ड हैं जिन्हें हमें अपने तर्क में यूज़ नहीं करना है। यदि आपने इसे अपने तर्क में यूज़ किया है तो आपके द्वारा दिया हुआ तर्क हमेशा क्या माना जाएगा, वीक माना जाएगा। इनसे हमें बच के रहना है, या इनका यूज़ यदि आपके तर्क में किया है तो हमेशा कौन सा तर्क होगा, वीक आर्गुमेंट्स होगा। इसे नोट कर लेना। आपके द्वारा दिया हुआ ऐसा तर्क जिसमें ये सभी वर्ड यूज हुए हैं तो वे जो तर्क होंगे वो किस में काउंट होंगे सर, वीक आर्गुमेंट्स में काउंट होंगे। कौन कौन, ओनली, ईच, द बेस्ट, एवरी, विल बी, डेफिनेटली, अनटिल, अनलेस, एनी और ऑल। ये सभी ऐसे वर्ड हैं जो यदि आपके आर्गुमेंट्स में आए हैं तो वे आपके तर्क को क्या बनाएंगे, वीक बनाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है सर, निगेटिव अप्रोच। निगेटिव मतलब क्या, नकारात्मक। आपके द्वारा दिया हुआ ऐसा तर्क जिसमें नकारात्मक भाव दिखता हो, कौन सी भाव, नकारात्मक भाव दिखता हो, नकारात्मक अर्थ को व्यक्त करता हो, तो वह तर्क भी किस में काउंट होगा सर, वीक आर्गुमेंट में काउंट होगा। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपके द्वारा दिया हुआ ऐसा तर्क जिसमें नकारात्मक भाव दिखता हो तो वह तर्क भी आपका क्या होगा, वीक आर्गुमेंट्स होगा। वह तर्क भी क्या होगा, वीक। यानी जब भी हमारी थिंकिंग होनी चाहिए, जब भी हमारे आर्गुमेंट्स होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। अदरवाइज निगेटिव अप्रोच, निगेटिव थिंकिंग हमेशा आपके आर्गुमेंट्स को क्या बनाते हैं, वीक बनाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे रूल्स नंबर 8 की। सर कह रहा है रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट। रिपीट यानी पुनरावृत्ति, किसका, कथन का। डेट मीन्स यदि आपके द्वारा दिए हुए तर्क में कथन की पुनरावृत्ति की गई है, आपके द्वारा दिए हुए तर्क में कथन की पुनरावृत्ति की गई है, डेट मीन्स वह जो तर्क होगा वो हमेशा वीक आर्गुमेंट्स में काउंट होगा। हमें अपने आर्गुमेंट्स में स्टेटमेंट का रिपीटेशन नहीं करना होगा, हमें अपने आर्गुमेंट्स में कथनों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है। अगर करते हुए पाए जाओगे तो आपका जो आर्गुमेंट होगा वो किस में काउंट होगा, वीक आर्गुमेंट में। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ सर। कह रहा है कि आपके द्वारा दिया हुआ ऐसा तर्क जिसमें कथन की पुनरावृत्ति हुई हो तो वे तर्क भी किस में काउंट होते हैं, वीक आर्गुमेंट्स में काउंट होते हैं। हमें स्टेटमेंट का रिपीटेशन अपने आर्गुमेंट में नहीं करना है। अगर करोगे तो जो आपका आर्गुमेंट होगा वो किस में काउंट होगा, वीक आर्गुमेंट्स में काउंट होगा। चलिए नोट करिए जल्दी। हम लोग आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 9, यदि आपके तर्क में किसी महान या श्रेष्ठ व्यक्ति का, किसी महान या श्रेष्ठ व्यक्ति का मत, संवाद और विचार का प्रयोग किया गया हो तो वे तर्क भी वीक आर्गुमेंट्स में काउंट होते हैं। फिर से एक बार सुनो, हमें अपने आर्गुमेंट्स में
किसी महान या श्रेष्ठ व्यक्ति का मत, विचार अथवा संवाद का प्रयोग यदि करते हैं तो आपके आर्गुमेंट्स वीक आर्गुमेंट्स में काउंट होंगे। अदरवाइज हमें अपने आर्गुमेंट्स में किसी महान श्रेष्ठ व्यक्ति का न तो विचार यूज करना है, न तो उनका मत यूज करना है, न तो उनके संवाद का यूज करना है। अगर हुआ है तो वीक हो गया, अगर नहीं होगा तो क्या होगा, स्ट्रांग होगा। ये सारे जो टर्म्स हैं वो क्या बताते हैं कि आपका आर्गुमेंट्स क्या होगा, वीक होगा। टोटल 9 टर्म्स हैं, मैंने 9 तक खत्म कर दिया। अब एक बार रिपीटेशन करते हैं, रिपीट करते हैं पूरे नियम को एक्सप्लेन करके। बारी बारी से सुनना, मैं एक्सप्लेन करता हूँ बस तुम सुनोगे। पहला नियम था इरेलीवेंट, डेट मीन्स आपका जो आर्गुमेंट्स होगा वो स्टेटमेंट से बाहर का होगा, वो स्टेटमेंट पर आधारित नहीं होगा। तो यदि आपके द्वारा दिया हुआ आर्गुमेंट्स स्टेटमेंट पर आधारित नहीं है, डेट मीन्स वह जो आर्गुमेंट्स होगा वो वीक आर्गुमेंट्स में काउंट होगा। दूसरा पॉइंट था हाफ एक्सप्लेन्ड। दूसरा पॉइंट था हाफ एक्सप्लेन, डेट मीन्स आपके द्वारा दिया हुआ ऐसा तर्क जिसकी पूर्ण रूप से व्याख्या नहीं की गई हो तो वे तर्क भी किस में काउंट होते हैं सर, वीक आर्गुमेंट्स में काउंट होते हैं। तर्कों की व्याख्या पूर्ण रूप से होनी चाहिए, यदि होगा तो स्ट्रांग होगा और नहीं होगा तो क्या होगा, वीक होगा। मैंने थर्ड वाले पॉइंट की बात की तो मैंने थर्ड वाले पॉइंट में लिखवाया था बाबू कंपेयरिंग ऑफ 2 कंट्रीज, यानी आपके द्वारा दिया हुआ ऐसा तर्क जिसमें 2 देशों की तुलनात्मक बातें की गई है तो वे तर्क भी किस में काउंट होते हैं, वीक आर्गुमेंट्स में काउंट होते हैं। हमें कंपैरिजन नहीं करना है, अगर हुआ है तो किस में काउंट होगा, वीक आर्गुमेंट्स में काउंट होगा। रूल नंबर 4 की बात करें, रूल नंबर 4 में एम्बिगुअस था, एम्बिगुअस, अनेकार्थी, द्विअर्थी, संदिग्ध, आपके द्वारा दिया हुआ ऐसा तर्क जिसका कोई एक भाव ना निकलता हो, एक अर्थ ना निकलता हो तो ये सभी तर्क भी किस में काउंट होते हैं, वीक आर्गुमेंट्स में काउंट होते हैं। क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट वाले पॉइंट की बात करें तो मैंने लिखवाया था नेगेटिव अप्रोच, नकारात्मक भाव, नकारात्मक अर्थ है। हमारे तर्क कभी भी नेगेटिविटी को शो नहीं कर सकते। दैट मीन्स आपके द्वारा दिया हुआ ऐसा तर्क जो नकारात्मक संदेश की अभिव्यक्ति करता हो, अभिव्यक्त करता हो, नकारात्मक संदेश को दर्शाता हो तो वे तर्क भी किस में काउंट होंगे, वीक आर्गुमेंट्स में काउंट होंगे। उसके बाद मैंने बहुत सारे टर्म्स, वर्ड बताए थे, शब्द बताए थे जो दिखाते हैं कि यदि उनका यूज आपने आर्गुमेंट में किया है तो आपका जो आर्गुमेंट होगा वो किस में काउंट होगा, वीक आर्गुमेंट्स में काउंट होगा। ठीक है, आपको ऊपर नोट कराया गया था, उसको याद रखना। नेक्स्ट वाले बात करें तो सर रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट, हमें अपने तर्क में कथनों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है। अगर करोगे तो आपका जो आर्गुमेंट होगा वो किस में काउंट होगा, वीक आर्गुमेंट्स में काउंट होगा। और लास्ट वाले नियम की बात कर ले तो सर कह रहा है कि हमें अपने तर्क में किसी महान श्रेष्ठ व्यक्ति का मत, संवाद और विचार को नहीं लाना है। अगर लाएंगे तो आपके द्वारा दिया हुआ तर्क क्या होगा, वीक होगा। क्लियर है। अब हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट के। किसके बाबू, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स के। चलो देखते हैं उसे। अब हम बात करेंगे रूल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट। रूल्स को स्टार्ट करने से पहले मैंने स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स का डेफिनेशन बताया था, लिखवाया भी था, उसको एक बार रिपीट करते हैं। सर स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स कहने का मतलब क्या है, किसी कथन के पक्ष या विपक्ष में दिया हुआ ऐसा तर्क जो पूर्ण रूप से कथन पर आधारित हो, साथ ही साथ सत्यता और प्रत्यक्षता से परिपूर्ण हो, तो उसे आप स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स कहते हैं। और जब हम बात करेंगे रूल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट की तो सर उसमें सबसे पहला नियम डायरेक्ट रिलेटेड टू द स्टेटमेंट, डायरेक्ट रिलेटेड टू द स्टेटमेंट। दैट मीन्स आपके द्वारा दिया हुआ ऐसा तर्क जो पूर्ण रूप से कथन पर आधारित हो उसे आप स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स में काउंट करते हैं। मैं एक्सप्लेन करता हूं। आपके द्वारा दिया हुआ ऐसा तर्क जो पूर्ण रूप से
कथन पर आधारित हो। उसे आप स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स कहते हैं। आपके द्वारा दिया हुआ ऐसा तर्क जो पूर्ण रूप से कथन पर आधारित हो उसे आप स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट कहते हैं। चलो नोट करो। जो पूर्ण रूप से कथन पर आधारित होगा वो स्ट्रॉन्ग में काउंट होगा। जो पूर्ण रूप से कथन पर आधारित नहीं होगा, डेट मीन्स इमेजिनरी होगा, वो किस में काउंट होगा? वीक में काउंट होगा। जल्दी नोट किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट देखोगे, कॉमनली एक्सेप्टेड टू everyone or having a strong feeling commonly accepted to everyone, that means सामान्यतः सभी लोगों को एक्सेप्ट हो, स्वीकार हो। सामान्यतः सभी लोगों को स्वीकार हो, साथ ही साथ हैविंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, जो उनके संदेश हो वो मजबूत हो, तो उन्हें भी आप स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स में काउंट करते हैं। मैंने आपसे क्या बोला कि आपके द्वारा दिया हुआ ऐसा तर्क जो सामान्यतः सबको एक्सेप्ट हो, स्वीकार हो, साथ ही साथ उसके जो संदेश हैं वो मजबूत है, तो आपका वो जो आर्गुमेंट होगा वो किस में काउंट होगा? स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स में। आप लिखोगे आपके द्वारा दिया हुआ ऐसा तर्क जो सामान्यतः सभी लोगों को स्वीकार हो, साथ ही साथ मजबूत संदेश को अभिव्यक्त करता हो। तो वह जो तर्क होगा वो किसमें काउंट होगा सर? स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स में। मैंने पहला पॉइंट लिखवाया डायरेक्ट रिलेटेड टू द स्टेटमेंट, यानी आपके द्वारा दिया हुआ ऐसा तर्क जो पूर्ण रूप से कथन पर आधारित हो, वो आपका स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स होगा। बात करेंगे सेकेंड वाले पॉइंट की, तो कह रहा है सर कॉमनली एक्सेप्टेड टू एवरीवन और हैविंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग, यानी ऐसा आर्गुमेंट जो सबको एक्सेप्ट हो और उनके जो मीनिंग है, उनके जो संदेश हैं वो मजबूत हो, तो उन्हें भी आप स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स में काउंट करेंगे। चलिए नोट करिए। पॉइंट नंबर 3 की बात करें, डीपली एनालाइज्ड मैंने भी आर्गुमेंट्स में आपको बताए थे सर कि वे हाफ एक्सप्लेन्ड होते हैं, हाफ पूर्ण रूप से व्याख्या नहीं की जाती है। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है सर वो डीपली एनालाइज्ड है, यानी आपके द्वारा दिया हुआ ऐसा तर्क, आपके द्वारा दिया हुआ ऐसा तर्क जो गहरी चिंतन, जांच पड़ताल के बाद दिया गया हो। आपके द्वारा दिया हुआ ऐसा तर्क जो गहरी चिंतन, जांच करके दिया गया हो, उसे आप स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स में काउंट करते हैं, उसे आप स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स में काउंट करते हैं। चलो यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। देखो, आपके द्वारा दिया हुआ ऐसा तर्क जो गहरी चिंतन या
पूर्ण रूप से जांच पड़ताल करने के बाद दिया गया हो, तो उसे आप स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स में काउंट करते हैं। सर दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। मैंने आपको वीक आर्गुमेंट्स में बताया था कि वीक आर्गुमेंट्स में जो आपके आर्गुमेंट्स होते हैं वे हाफ एक्सप्लेन्ड होते हैं, डेट मीन्स उनकी पूर्ण रूप से व्याख्या नहीं की जाती है। यहाँ पे कह रहा है सर डीपली एनालाइज्ड, डेट मीन्स उनका जो एक्सप्लेनेशन होगा, उनका जो विचार आया होगा, उनका जो तर्क आया होगा, वो गहरी चिंतन के बाद जांच पड़ताल करके आया होगा। डेट्स वाई वे कौन से आर्गुमेंट्स हैं? स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स हैं। तो ये सभी टर्म्स ऐसे हैं जो आपको याद रखने हैं। अभी भी बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो आपको बताएंगे कि कौन से स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स हैं और कौन से क्या है वीक आर्गुमेंट्स हैं। लेकिन आज बस इतना ही। कल हम लोग फिर से इसी पॉइंट से आगे प्रोसीड करेंगे कि रूल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स क्या क्या होते हैं। आज मैंने 3 नियम पढ़ाए हैं, वीक वाले सारे पढ़ाए हैं, चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया है, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स किसे कहते हैं, वीक आर्गुमेंट्स किसे कहते हैं, कथन किन किन पॉइंट्स पे आधारित हो सकते हैं, मैंने आपको बताया। आज बस इतना ही। कल वाले क्लास में हम लोग पहले स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स के रूल को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए और घर पे पढ़ाई करें।